बच्चों अब हम पढ़ेंगे पाठ 9। हमारे पाठ 9 का नाम है फिसलन। पाठ परिचय। लोभ मनुष्य के चरित्र का ऐसा दोष है जिसके जागृत होने पर अपने को भला और श्रेष्ठ समझने वाला व्यक्ति भी नैतिकता से फिसलकर कोई भी अनुचित कार्य करने को तैयार हो जाता है। मानव प्रवृत्ति के इसी कमजोर पक्ष को यहाँ दर्शाया गया है। उसे पहली नजर देखते ही मेरे मन में उसके प्रति जुगुप्सा पैदा हुई। बिल्कुल गिरजा था, हुलमुल आदमी था, बस में और कोई सीट खाली नहीं थी, इसलिए मुझे उसी के पास बैठना पड़ा। सीट का खोल फटा देखकर और भी तकलीफ हुई। सीट के भीतर फोम के टूटे टुकड़े झांक रहे थे। वह सीट की दुर्गति से बेखबर होकर अमरूद खा रहा था। अमरूद से निबटकर उसने अपनी अंगुलियां चाटी और जेब से एक निचोड़ा हुआ टुकड़ा निकालकर लार से लिथती हुई हथेलियां साफ करने लगा। उसकी सभी हरकतें मुझे नागवार लग रही थी, मगर करता क्या, सीट पर तो उसी से लगकर बैठना पड़ा। हथेलियां पोंछकर उसने अपने पांव की सीट पर रख लिए, घुटने को बाहों की गिरफ्त में लेकर सोने की तैयारी करने लगा। मुंह घुटने में होने के कारण उसका सिर पीछे से थोड़ा ऊपर उठ गया और लंबी चुटियां दिखाई देने लगी। मैं मनी मन उसके घटियापन को कोस रहा था और साथ ही अपनी तकदीर को भी बुरा भला कह रहा था कि भगवान कितना सड़ा हुआ आदमी हाथ बैठने को मिला। बीच में कहीं बस ठहरी और भीड़ का एक रेला पसीने का छोड़ते हुए अंदर की ओर हिल पड़ा। मैं उससे भरसक खचकर बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीटों के बीच वाले गलियारे में सांवरिया आ जाने से उसकी तरफ ही सरक कर बैठना पड़ा। भीड़ की धक्का मुक्की में दो सरदार अपनी पत्नियों के साथ हमारी सीट के पास आकर खड़े हो गए। वे बेचारे दोनों काफी बदहवास थे। पत्नी बच्चों के साथ शनिवार की शाम दिल्ली में बिताने के लिए निकले थे। हर भीड़ गर्मी और धक्कम-पेल से परेशान थी। तभी मेरे मन में उठने की बात आई, क्योंकि मेरे सीट छोड़ देने से एक औरत और बच्चे को तो थोड़ी जगह मिल सकती थी। मैं उठूं कि इससे पहले ही मेरे पाँव के पास पर कुछ गिरा। मैंने गर्दन को थोड़ा घुमाकर देखा, वह एक खूबसूरत पर्स था। मुझे अपने साथ रुकती सी मालूम हुई, निश्चय ही वह उन सरदारों में से किसी एक का था। वे बेचारे हाथों से इधर-उधर हो रहे थे और शायद इसी कशमकश में बटुआ किसी की जेब से फिसल पड़ा था। चलो जी, होगा किसी का, वाला भाव मन में जागा, पर साथ ही जूता पर्स पर पहुंच गया। इसी मिकता से चलते दिल में विचित्र सी डोल भी होने लगी। मेरे पास बैठे उस मकड़ेनुमा शख्स ने इसी क्षण कटाई ली और अपने दोनों पाँव सीट से हटाकर मेरे जूते वाले पैर से सटा लिए। मैंने जूते के तले से पर्स को पूरी तरह छिपा लिया और जी जान से कोशिश करने लगा कि जैसे भी हो पर्स को आंख बचाकर उठा लूं और कहीं सुरक्षित जगह पर रख लूं। मेरे भीतर एक अजीब सा लग चल पड़ा। थोड़ी देर बाद बस फिर रुकी और अगली तरफ कुछ सीटें खाली हो गई। दोनों सरदारों और उनकी पत्नियों बच्चों की खाली सीटें मिल गई। बस में कुछ भीड़ कम हुई तो मेरे मन में उलझन होने लगी। मैं तो दिल से यही चाहता था कि बस में बेपनाह भीड़ बढ़ती चली जाए तो किसी को अपनी जेबें टटोलकर पर्स खो जाने का गुमान ही न हो। कुछ देर के लिए मैं बस की स्थिति से बेखबर हो गया और अपनी संपूर्ण चेतना से पर्स गायब करने की उड़ेड़बुन में लग गया। मैंने इधर उधर ताका झांकी की और अपने हाथ में ली हुई किताब नीचे गिरा दी। मेरे साथ वाले आदमी ने झुककर उसे उठाना चाहा, पर मैंने उसे यह अवसर नहीं दिया और पर्स को किताब के नीचे छिपाते हुए उसे ऊपर उठा लिया। पता नहीं मैं यह सब सफाई से कैसे कर गया, पर साथ ही तनावग्रस्त होकर पसीने में नहा गया। मैंने तय किया कि अगले बस स्टॉप पर उतरकर मुझे दूसरी बस पकड़नी है। कहीं ऐसा न हो यहाँ बैठे रहने से रंगे हाथों पकड़ लिया जाऊं। हालांकि बस पिछले स्टॉप से कुछ एक मिनट पहले ही रवाना हुई थी, मगर मुझे यूँ लग रहा था जैसे घंटों से चल रही है। मैं चाहता तो कंडक्टर से कहकर वहीं तत्काल उतर सकता था, पर मैं भीतर से इतना पस्त और हत्याप्रयास हो चुका था कि मुझ में इतनी सी भी इच्छा शक्ति बाकी नहीं थी
कि फुर्ती से कोई निर्णय ले डालूं। कर्ज से मेरी चेतना इस कदर जुड़ चुकी थी कि वह मुझसे एकाएक छोड़ते नहीं बन रहा था। बस एक ही ख्याल था कि किसी तरह खिड़की के नज़दीक पहुंच जाऊं तो बटुए से रुपए निकालकर खाली पर्स खिड़की के बाहर फेंक दूं। लेकिन खिड़की से लगे बैठे उस मरगिल्ले भूत को उठाने का कोई ठीक सा बहाना भी मेरे उड़ते दिमाग में नहीं आ पा रहा था। मैं पर्स को जेब से रखने की जोखिम उठाने ही जा रहा था कि पास वाले ने मेरे हाथ की किताब देखने के लिए हाथ बढ़ा दिया। सत्यानाश, मैं बुरी तरह से हिल गया। यद्यपि उसे पता नहीं था कि मेरे हाथ में पर्स किसी और का है, पर मुझे पर्स छुपाने की कोशिश करते देख सच्चाई ताड़ गया। फलतः अब भंडाफोड़ में देर नहीं थी। मेरे और उसके बीच किताब के लिए हल्की सी छीना झपटी हुई और मैंने किताब उसे दे दी। उसने पॉवर्टी टू पावर नामक उस पुस्तक का उलट पुलट कर देखा और अपने लिए फिजूल सी चीज समझकर एकाध मिनट में ही वापस लौटा दिया। इसी समय बस में अगली सीट से हंगामा शुरू किया और एक सरदार ने सीट से उठकर इधर उधर उछलकर शोर मचाना शुरू कर दिया। वह अपनी हिप पॉकेट और दूसरी जेबों में जल्दी जल्दी उतावली से हाथ डाल रहा था। जरा देर में ही परेशान हाल उस शख्स ने सीटों के नीचे झुक झुक कर कुछ तलाशना शुरू कर दिया। जल्दी से कंडक्टर लपक कर उसके पास पहुंच गया। दूसरा सरदार भी उसके प्रयासों में सम्मिलित होते हुए बोला, पाजी बटवा आराम नाल डूडा। जिस सरदार का पर्स गुम हुआ था उसकी पत्नी भी सीट छोड़कर खड़ी हो गई और सीटों के नीचे झुक झुक कर पर्स ढूंढने लगी। मैंने खतरे को सिर पर आया देखकर पर्स को अपनी सीट के फटे हिस्से में छिपा दिया। यूं तो पर्स पूरी तरह छिप गया, पर मेरे पास बैठे आदमी ने बदहवासी भांप ली। मैं घबराहट में पसीने में नहा उठा। मुझे अपनी सांस ठहरी हुई जान पड़ी और आंखों में मेरा अपना पूरा वजूद बहुत भद्दी स्थिति में मूर्त हो उठा। अभी मैं पकड़ा जाऊंगा, यह सिलबिल्ला सा आदमी अगले क्षण ही सारी पोल खोल देगा। थाने के सामने बस जरूर ठहरेगी, मुझे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। मारपीट तुक्का फजीहत तो होगी ही, नौकरी अलग से गई समझो। पत्नी बच्चे सिर पीट कर रह जाएंगे। मेरे साथी और सगे लोग यह हरकत सुनेंगे तो उनके मुंह दुख और आश्चर्य से खुले के खुले रह जाएंगे। तभी मेरी आंखों के आगे कुछ महीने पहले गुजरी एक ऐसी ही बेहुदा स्थिति आ गई। एक मेरे जैसे ही सफेदपोश सज्जन बाजार से आलू खरीद रहे थे। उन्होंने पालक झाड़ते हुए दुकानदार की नजर बचाकर एक आलू चुपके से झोले में डाल लिया। पास वाली कुंजिड़िन ने यह हरकत देख ली और आलू वाले से कह दिया। उस दुकानदार ने बाबू साहब की सूरत देखी और लापरवाही से बोला, चल छोड़, डाल लिया तो डाल लिया, अब काहे का टंटा। मगर वह कुंजिड़िन नहीं मानी। उसने बाबूजी के हाथ से थैला झपटकर उलट दिया और बुरी तरह लताड़ने लगी। शर्म आया तो घोलकर पी रखी है, गरीबन को लोहू पीते भी लाज नहीं आती। कुंजिड़िन की हाय तौबा से तमाशी बनों की भीड़ लग गई। उन साहब की इतनी किरकिरी हुई कि क्या कहूँ। उस वक्त मेरा अपना सिर क्या शर्म से झुक नहीं गया था। मैं उस साहब के चेहरे पर नजर डालने की ताब नहीं ला सकता था। जब भी मुझे वह घटना की याद आती थी मैं अजीब सी हया में गर्क हो जाता था। और आज मैं जाने अनजाने की इतनी दुर्गति में फंस गया था कि अपने विस्तार की कोई सूरत ही नजर नहीं आती थी। अब सारी बस में पर्स को लेकर तरह तरह के मंतव्य सुनाई पड़ रहे थे। कोई कहता था एक एक आदमी की तलाशी ली जाए, एक दो आदमी आगे की तरफ से और एक दो आदमी पीछे की तरफ से, सबकी जामा तलाशी ली। एक और कह रहा था जिसने पर्स चुराया होगा वह अब तक बस में काहे को बैठा होगा। उनकी मंशा सुनकर मैं ऊपर से नीचे तक सिहर उठा। मेरे पास बैठा वह मिर्गिल बहुत ध्यान से मुझे लक्ष्य कर रहा था। शुरू में तो वह मुझे बहुत सपाट चेहरे वाला लगता था, पर अब उसकी आंखों में व्यंग्य और हिकारत साफ उभर कर आ गई थी। उसने मुंह पर हथेली रखकर जमाई ली और थोड़ा फैलकर बैठ गया। उसकी पसलियां मेरी पीठ में गड़ने लगी, लेकिन मैं उससे एक शब्द भी नहीं कह सका। पर अब बार बार मन हो रहा था कि उसके पांव पकड़ लूं और आंखों ही आंखों में
भंडाफोड़ से बचने की याचना करूं। विचित्र परिस्थिति थी। उजड़, टिटल्ला और भुक्कड़ दिखाई देने वाला आदमी उस क्षण अपना उद्धारक लग रहा था। उसकी पीली-पीली रोगीली आँखों को देखकर मैं इतना भयाक्रांत हो गया कि बेहोशी सी आने लगी। मुझे सारी बातें उड़ते-उड़ते सुनाई पड़ रही थी। पर को माध्यम बनाकर आज ही मानवीय विकृतियों का रोना रोया जा रहा था। एक कोई पूछे रही थी, सरदार जी पर्स में कितने रुपए थे? पर्स में कुछ ज़रूरी कागज़ भी थे। फौज में होने की वजह से कुछ पहचान पत्र भी थे। उसे रुपयों की उतनी परवाह नहीं थी जितनी कागजात के गुम हो जाने की थी। बस शायद पुलिस चौकी के नज़दीक ही थी कि मेरे साथ वाला आदमी एकदम से उठकर खड़ा हो गया। उस वक्त मुझे होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। सिर में वह घुमेर आई कि बस में बैठी सवारियाँ टूटते खिलौने सी गड़मुड़ नजर आई। बस के भीतर बेपनाह शोर मात्र धूं-धूं ध्वनि सा लगा। कुछ देर बाद सहसा मेरी चेतना लौटी तो मैंने पाया कि मेरे साथ वाला तकरीर के अंदाज पर अटक-अटक कर कुछ कह रहा था। सरदार जी, आपको बटुआ खोने की रिपोर्ट ज़रूर करानी चाहिए। आज से बस में चढ़ी थे, वहाँ तो थाना साबाबाद लगता है। आप बस से उतर के वहीं पहुँचो और रिपोर्ट लिखवाओ। यहाँ तो थाना साबाबाद दादरा के लगेगी। आपकी यहाँ सुनवाई नाय होएगी। बाल बच्चा के संग हो, पुलिस वाले 200-400 और ठग ले जाएंगे। होयोगा हवायोगा कुछ भी ना। मैं सच्ची कहूँ, बस में बैठी सवारियों ने जोरदार तारीफ की। वह उस आदमी के तर्क का असर था या फिर बस में बैठी सवारियों को अपने गंतव्य पर पहुंचने की जल्दी थी। सरदार लोग भी उसकी दलील से प्रभावित होकर सीटों से उठकर खड़े हो गए और उतरने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। बस से उतरते-उतरते हुए वह सरदार जिसका बटुआ गुमा हुआ था, हाथ जोड़कर बोला, भाइयों, बस इतनी मेहरबानी करना कि पर्स में रखे कागजात मेरे पते पर ज़रूर वापस लौटा देना। रुपए बेशक रख लेना। हमारे आइडेंटिटी कार्ड पर पता लिखा है। मेरी उस भाई से अरदास है, मेरे बड़े नुकसान की परवाह ज़रूर करना। उस दुखी सरदार की इतनी भावना और इतनी कातर यातना पर मेरा मन सहसा द्रवित हो उठा, लेकिन मैं अपनी वजीहत से डरकर चुप रह गया। हाथ जोड़ते हुए वह शख्स बस से नीचे उतर गया। उसकी गमगीन बीवी ने एक बार उदासी भरी नज़र सवारियों पर डाली और वह भी बस से उतर गई। मैं भीतर ही भीतर कटकर रह गया। बस चली तो अपनी बेशर्मी के बावजूद मैंने महसूस किया कि मेरे जी में चुभा हुआ कांटा निकल चुका था। मुझे यह सोचकर बड़ी राहत मिली कि मेरे हमसफ़र ने अपनी दलील से मुझे एक हादसे का शिकार होते-होते बचा लिया। साथ ही मैं इस उधेड़-बुन में पड़ गया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मैं अजीब-सी उलझन में फँस गया। अंतिम निष्कर्ष के रूप में यह बात मेरे ज़हन में उतरी कि हो न हो मेरे द्वारा हड़पे बटुए की रकम में यह दुष्ट अपना हिस्सा चाहता होगा। मुझे बचाने की मुरवक्त का तो कोई सवाल ही नहीं था। वह मुझे पहले से तो जानता नहीं था। किसी अनजान शख्स को कोई इस दृढ़ पर क्यों बचाना चाहेगा? मुझे बस स्टैंड से पहले एक मोड़ पर उतरना था, लेकिन मैंने अपना विचार बदल लिया। कहीं ऐसा ना हो कि मैं स्टैंड से पहले उतरने के लिए खड़ा हो जाऊं और यह शख्स बटुआ चोर कहकर शोर मचाने लग जाए। बस स्टैंड पर ही उतरना मुनासिब समझकर मैं चुपचाप बैठा रहा। बस स्टैंड परिसर में दाखिल होते ही सवारियों में बस से उतरने की अफरा-तफरी मच गई। ड्राइवर बस को मुनासिब जगह खड़ा करने की गरज से बस को बैक कर रहा था और सवारियां थी कि धड़ाधड़ उतरती चली जा रही थी। जब बस की सारी सवारियां उतर गई और ड्राइवर भी अपनी खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया, तो मैंने सीट के खोले में से पर्स निकाला और उसे किताब की आड़ में छिपाते हुए बस से बाहर आ गया। वह शख्स भी मेरे पीछे लग गया। मेरे लिए यह कोई अप्रत्याशित स्थिति नहीं थी। जाहिर तो बात थी कि उसे अपना हिस्सा लेना ही था। मानसिक रूप से मैं भी बंटवारे के लिए तैयार था।
वह मेरे पीछे पीछे बस स्टैंड से बाहर निकल आया। एकाएक उसने मेरे बढ़ते कदमों पर "ए बाबू साहब" कहकर पूर्ण विराम लगा दिया। वह मेरे एन सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी तीखी निगाह मेरे चेहरे पर गड़ी थी। उन आंखों में विद्रूप और घृणा की असीम पारावार उमड़ रहा था। उसने अप्रत्याशित ढंग से बोलना शुरू कर दिया। का आस औलाद वाले नहीं हो, डाका क्यों न डालते, भीख क्यों न मांगते, औरन का खून पीते, हया शर्म कुछ न आवे है, हुई अकरवा दयो होते तो जेलखाने में चक्की पीसते, बाल बच्चा सरकन में भीख मांगते नजर आवते। लानत है या बेहाई पे। वह एक क्षण अपनी उखड़ती सांस संभालने के लिए ठहरा और मेरा मखौल उड़ाते हुए बोला, बटवा लेके भागे तो ऐसे जा रहे हैं ज्यों बड़ी मकसद की कमाई कलाई होए, अबुओ कसाले ते कयाम के खाए न तुमने। उसके माथे की नसें तन गई थी, गर्दन पर नसों का मोटा जाल फैल गया था। सूखा चेहरा उत्तेजना में अत्यंत भयंकर दिखाई पड़ रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, उससे कैसे निपटूं। मेरे कुछ भी करने या कहने से पहले उसने झपटा मारकर बटुआ मेरे हाथ से छीन लिया और उसमें से रुपए निकालकर मेरे मुंह पर फेंक मारे। बटुआ अपनी गिरफ्त में लेकर वह बड़बड़ाया तो जैसे कसाई तेजे उम्मीद भी ना है कि वाह गरीब के कागज पत्तर ही लौटा दोगे, काई टरिया अब इन्ने में ही वापस कराऊंगा। उसका आगे बोलना रुक गया। मैं लगातार खांसने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरा गला खुश्क हो रहा है। मेरी आंखों और सिर में आग की लपटें सी निकल रही थी और वह भी एक ऐसे आदमी के सामने जो शायद कभी और वक्त में मुझसे घरेलू नौकर रखने की प्रार्थना करता तो मैं उस पर ध्यान तक न देता।